हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कोड आर्किटेक्चर की इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम समझेंगे डिलेड क्यूज़ के बारे में, जो कि RabbitMQ का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है जब भी कोई एक एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन हम बनाते हैं, तब सिस्टम का लोड कम करने के लिए इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो अभी हम समझते हैं इसको एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक ई-कॉमर्स का एग्जांपल लिया है। ज़रूरी नहीं हमेशा ई-कॉमर्स ही होना चाहिए, ये कुछ भी हो सकता है। बस आपको वो यूज़ केस पकड़ना पड़ेगा कि आप कहाँ पे इस डिलेड क्यू की सिस्टम को लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात, इस एग्जांपल में हम अचीव क्या करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम अज्यूम करते हैं कि अमेज़ॉन जो है, जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ये कोड में हम क्या करना चाहते हैं कि जब भी कोई ऑर्डर प्लेस हो तो उसके बाद हम यूज़र का जो स्टेटस होता है, यूज़र का नहीं, यूज़र के ऑर्डर का जो स्टेटस होता है उसको बस हम अपडेट करना चाहते हैं फ्रॉम ऑर्डर प्लेस से लेके स्टार्टेड शिपिंग तक, ठीक है। तो ये फ्लो हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप एक ई-कॉमर्स ऐप अगर बना रहे हो तो आप किस तरह से ये फ्लो बना सकते हो आपके ऐप में, ताकि आपके सिस्टम का भी लोड कम हो जाए और चीज़ें एकदम स्मूथली वर्क हो, ठीक है। तो देखो, इसमें हो क्या रहा है कि जैसे कि मान के चलो ये अभी अमेज़ॉन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अभी इसमें सबसे पहली चीज़ें क्या हो रही है, आप अगर इस फ्लो के हिसाब से जाओगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है बैच क्रिएटिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, फिर एक्सचेंज है, क्यूए, और फिर ये अमेज़ॉन की एक अलग सर्विस है, माइक्रो सर्विस, जो कि अपडेट ऑर्डर स्टेटस कर रही है, ठीक है। अब ये चीज़ें हो क्या रही है, ये बैच क्रिएशन क्या है, ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या है। तो देखो, सबसे पहली बात, ये बैच क्रिएशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये चीज़ें RabbitMQ में नहीं आती। ये मैंने इस एग्जाम्पल में डाली है ताकि आपको एक रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग मिले। RabbitMQ में तो सिर्फ एक्सचेंज, क्यू और यही सब आता है, ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सचेंज और क्यू। तो अभी हम समझते हैं ये बैच क्रिएटिंग ये वाला क्या सिस्टम है, ठीक है। कुछ नया लग रहा है ना, तो ये समझते हैं सबसे पहले क्या हमने किया है। तो देखो, जैसे अमेज़ॉन जैसे वेबसाइट पे काफ़ी ऑर्डर्स होते हैं, राइट। एक सेकेंड में, एक मिनट में हम काफ़ी हेवी अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स होते हैं। तो अगर आपकी भी एक वेबसाइट है जिसमें एक एक मिनट में 1-1 लाख ऑर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है, एक मिनट में अगर मान के चलो 1 लाख ऑर्डर्स हो रहे हैं, तो आप क्या हर एक ऑर्डर को इंडिविजुअली प्रोसेस करोगे? ऑर्डर होने से मेरा मतलब क्या है कि अगर देखो आपके पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्टॉक है 500, अभी एक बंदे ने उसको ऑर्डर किया तो अपने को स्टॉक अपडेट करना पड़ेगा इन्वेंट्री में। तो स्टॉक क्या हो जाएगा, 499। वैसे दूसरे बंदे ने अभी ऑर्डर किया तो करंट स्टॉक क्या था, 499, फिर वो अपडेट हो जाएगा 498 से। तो जैसे कि अगर 1 लाख ऑर्डर्स हुए तो क्या आप 1 लाख बार ये सब चीज़ें करोगे? 1 लाख बार चीज़ें तो अपने को करनी पड़ेगी, वो मैं जानता हूँ, पर आप थोड़ा समझ लेना, हम एक एक ऑर्डर को अगर प्रोसेस करें तो उसमें काफ़ी टाइम जाएगा। 1 लाख ऑर्डर से तो वो काफ़ी टाइम लेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम बैच प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं मोस्टली। ये टर्म आपने कंप्यूटर साइंस वाले एनवायरनमेंट में, फील्ड में आपने काफ़ी सुना होगा, बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। ये एक टाइप का पैटर्न होता है। अभी बैच प्रोसेसिंग में होता क्या है, हम क्या करते हैं, बैचेस बनाते हैं। अब बैचेस यानी क्या, ग्रुप्स। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं ना कि ये जो 1 लाख ऑर्डर्स है, इसके मान के चलो मैं 10,000 ऑर्डर्स के मैं 10 बैचेस बना सकता हूँ, ठीक है। मतलब कितने हो जाएंगे, तो 10 × 10, तो आप समझ रहे हो ना, 10,000 इंटू अगर 10 करोगे तो 1 लाख हो जाएगा। तो 10,000 मतलब हर एक, ठीक है, हर एक बैच में कितने हो गए, 10,000 ऑर्डर्स हो गए। तो ये बस नंबर मैंने 10-10 लिया है, ज़रूरी नहीं आप 10 की जगह 20 भी ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या वो नंबर रखना चाहते हो। मैंने बस यहाँ पे अज्यूम किया है कि 1 लाख ऑर्डर से, और अगर हमने 10 बैचेस बनाए तो हर एक बैच में 10-10 हज़ार ऑर्डर्स आएंगे। अभी हम क्या कर सकते हैं, तो मान के चलो ये अपने कुछ 3 बैचेस है, तो बैच 1, बैच 2 और बैच 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे B3, B2 और B1 लिखता हूँ। अब देखो, B1 में 10,000 ऑर्डर्स है, B2 में 10,000 है और B3 में भी 10,000 ऑर्डर्स है। अभी एक एक ऑर्डर को प्रोसेस करने से अच्छा अगर मैं इन बैचेस वाइज प्रोसेस करूँ, इन बैचेस को प्रोसेस करूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सिंपल रहेगा, राइट। तो मैं बैच क्रिएशंस में ये 3 बैचेस बना लिए सपोज मैंने। अभी मैं क्या करूँगा, ये सारे बैचेस को मैं ऑर्डर प्रोसेसिंग को दे दूँगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या कर रही है, ये सब चीज़ें सबसे पहले तो ये इन्वेंट्री अपडेट कर रही है, ठीक है। उसके साथ साथ ये वो चीज़ें देख रही है कि पेमेंट हुआ है नहीं, पेमेंट का स्टेटस क्या है, और बाकी सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो सब चीज़ें यहाँ पे हो रही है ऑर्डर प्रोसेसिंग में, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हो गई। अभी हम क्या करेंगे, देखो ये जो बैच 1 है ना, हम जैसे इसका ऑर्डर प्रोसेसिंग हो जाए, जैसे इसकी प्रोसेसिंग हो जाए, वैसे ही हम इस बैच 1 को हम दे देंगे एक्सचेंज में। अब जब हम उसको एक्सचेंज में देंगे ना, तो हम कुछ उस पर डीले लगाएंगे,
अब ये डिले क्यों लगाएंगे ये आपको बाद में समझेगा, पर आप समझ जाओ। मान के चलो मैं यहाँ पे 10 सेकेंड का डिले लगाता हूँ, ठीक है। तो यानी कि अगर मिली सेकेंड्स में लिखूँ तो 10,000, तो 10,000 ms का मैंने डिले लगाया, क्योंकि डिले हमें मिली सेकेंड्स में देना होता है। तो मैंने 10,000 यानी ही 10 सेकेंड का मैंने डिले लगाया। अब ये डिले क्यों लगाया, देखो जब भी मैं इसको क्यू में डालूंगा, ठीक है, तो मैं 10 सेकेंड वेट कर रहा हूँ क्यू में डालने से। तो ये होता कैसे, ये जो बैचेस है ना ये एक्सचेंज में पड़े रहेंगे 10 सेकेंड तक, और हर 10 सेकेंड के बाद वो क्यू में जाते जाएंगे, ठीक है। तो 10 सेकेंड के बाद एक बैच जाएगा, फिर 10 सेकेंड का टाइम लगेगा, और अगले 10 सेकेंड के बाद दूसरा बैच जाएगा, फिर वैसे ही तीसरा, और ऐसे वो जाते रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये समझते कि हम ये करना क्यों चाहते हैं, ये हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमारा एम क्या है, ठीक है, हमारा एम क्या है कि यूज़र का जो ऑर्डर स्टेटस है, ठीक है, ऑर्डर स्टेटस, ये हम क्या रखना चाहते हैं, ये हम अपडेट करना चाहते हैं टू स्टार्टेड शिपिंग, ठीक है, मतलब शिपिंग तुम्हारी शुरू हो गई है तुम्हारे ऑर्डर की। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप, अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग में कुछ भी एरर आया, सपोज ऑर्डर प्रोसेस करते समय कुछ भी एरर आया, तो वो एरर अगर आ जाता है और उसके पहले ही, मतलब एरर तो बाद में आया, और उसके पहले ही अगर हम यूज़र को बोल दें कि भाई तेरा जो ऑर्डर है वो शिपिंग के लिए शुरू हो चुका है, और उसके बाद अगर एरर आता है, तो वो कितना गलत काम होगा, यूज़र एक्सपीरियंस भी उससे ख़राब होगा ना। कि यूज़र को तो मोबाइल पे दिख रहा है कि भाई मेरी ऑर्डर अभी शिपिंग हो रही है, और उसके बाद अमेज़ॉन उसको बोलता है कि भाई नहीं तेरी ऑर्डर कैंसिल हो गई इस एरर की वजह से। कुछ भी हो सकता है एरर, हमें सारी एज केसेस हैंडल करनी होती है, तो उसके बारे में नहीं सोचेंगे हम अभी। पर मान के चलो कुछ भी एक XYZ एरर आ जाता है, तो उस केस में क्या, ठीक है। तो उस केस को हैंडल करने के लिए वो चीज़ प्रॉपरली सब चीज़ें वेरीफाई हो, पेमेंट वेरीफाई हो, ऑर्डर वेरीफाई हो, यूज़र वेरीफाई हो, सब कुछ सही से वेरीफाई हम करते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग में, तो उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, राइट। ये सब चीज़ें हम एसिंक्रोनसली करते हैं। जैसे कि यूज़र वेरीफाई करने वाली सर्विस अलग होगी, ठीक है, इन्वेंट्री अपडेट करने वाली सर्विस अलग होगी, सारी चीज़ें जो ऑर्डर प्रोसेसिंग में जितने भी स्टेप्स होते हैं, तो एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में ये सारी चीज़ें हैंडल करने वाली सर्विसेज अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मान के चलो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग हो रही है, और ये वो अमेज़ॉन की सर्विस है, मान के चलो S2, जो क्या कर रही है, यूज़र का स्टेटस अपडेट कर रही है, यानी कि यूज़र के ऑर्डर का स्टेटस अपडेट कर रही है। तो मैं यहाँ पे OS लिख देता हूँ, ऑर्डर स्टेटस अपडेट, ठीक है। पर अभी ये ऑर्डर स्टेटस अपडेट होने से पहले मैंने आपको क्या कहा कि उसका पेमेंट हुआ है या नहीं, ठीक है। अब पेमेंट का इतना नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो पेमेंट करके आया है, पर तभी भी हमें चेक करना पड़ेगा ना कि क्या उसके पेमेंट का स्टेटस क्या है वगैरह, ठीक है। तो हो सकता है ये जो पेमेंट का स्टेटस वगैरह है ये पेमेंट सर्विस हैंडल कर रही है, मतलब जो पेमेंट का जो बैकएंड है वो इस चीज़ को हैंडल कर रहा है, और ये हमने क्या किया, इनके बीच में एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर लिया, प्रोसेसिंग कर ली। जैसे हम इन दोनों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वैसे ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और पेमेंट सर्विस अभी ये देखेगी कि भाई इसका पेमेंट वगैरह सही से हुआ है या नहीं। वैसे ही इन्वेंट्री अपडेट करनी है, तो एक अलग से सर्विस होगी जो कि इन्वेंट्री को अपडेट कर रही है, तो इनके बीच में भी एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होगा। अब एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन आप नहीं जानते हो तो आपको यहाँ पे आई बटन में एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने बता के रखा है कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है। तो वो वीडियो सबसे पहले आप ज़रूर से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। तो उसके बाद आप या फिर ये वीडियो के बाद भी आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अभी बस इतना समझ जाना कि इनके बीच में एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग हो रही है। वैसे ही यूज़र को भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि कौन से यूज़र ने ऑर्डर प्लेस किया है, तो वो यूज़र सर्विस हो सकती है, एक यूज़र सर्विस जो कि वो एसिंक्रोनसली वेरीफाई करेगी कि यूज़र वेरीफाई है हुआ, मतलब है या नहीं, राइट। तो ये सब चीज़ें चल रही है ऑर्डर प्रोसेसिंग में, जिनको लग सकता है टाइम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वेरीफाई होने के बाद ही हम यूज़र का जो ऑर्डर का जो स्टेटस है उसको हम शिपिंग स्टार्टेड पे डाल सकते हैं, राइट। अगर मान के चलो मैं पहले ही यूज़र को बता दूँ कि भाई तेरा जो ऑर्डर है वो शिपिंग के लिए स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, स्टार्टेड। मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, शिपिंग स्टार्टेड, ठीक है। ये मान के चलो मैं उसको पहले ही बता दूं, ये सब चीज़ें वेरीफाई करने से पहले। बाद में मान के चलो मैं यूज़र वेरीफाई करने गया, हो गया, और मैं इन्वेंट्री अपडेट करने गया और इसमें कुछ तो मुझे आया इशू, और इन्वेंट्री अपडेट ही नहीं हुई, तो फिर क्या, तो मान के चलो इन्वेंट्री भी अपडेट हो गई, इसके बाद पेमेंट ही वेरीफाई नहीं हुआ, तो क्या, तो हम यूज़र को थोड़ी ना ऑर्डर करके देंगे, तो लॉस हो जाएगा ना। तो फिर इस केस में हम यूज़र को क्या वापस बोले कि भाई नहीं गलत हो गया, हमसे थोड़ी गलती हो गई, अब ना तेरा ऑर्डर कैंसिल हो चुका है पेमेंट की वजह से,
पेमेंट फेलियर या फिर जो भी कोई हो, एरर के बारे में हम बात नहीं कर रहे, कुछ भी एक एरर हो सकता है। तो इसकी वजह से ना तेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो यूज़र को तो गुस्सा आएगा ना कि भाई तुम पहले तो बोल रहे हो शिपिंग स्टार्टेड है, बाद में तुम बोल रहे हो कि पेमेंट फेल हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये एक बैड यूएक्स बनाएगा अपने साथ, ठीक है। अगर आप यूएक्स जानते हो यानी कि यूज़र का एक्सपीरियंस, तो ये बैड यूज़र एक्सपीरियंस बनाएगा, शायद से वो यूज़र वापस से उस ऐप से वापस से कुछ ले ही ना। तो ये एक्सपीरियंस तो हमें यूज़र का काफ़ी अच्छा रखना है, तो इस वजह से हम जानबूझ के एक डिले डाल देंगे कि भाई 10 सेकेंड। अब 10 सेकेंड ही नहीं है, ये कितना भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप 10 सेकेंड रखना चाहते हो या 10 घंटे रखना चाहते हो, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 3 से 5 घंटे होते हैं, ठीक है। तो मैंने गूगल पे देखा, थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे समझा कि ये 3 घंटे से लेके 5 घंटे, कोई कोई 10 घंटे भी देता है, ठीक है, 10 घंटे भी देते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है अपने ऊपर कि हम क्या रखना चाहते हैं। 10 सेकेंड वगैरह इतना तो नहीं होता है, अच्छा खासा अमाउंट होता है, ठीक है, 3 से लेके 5 घंटे या फिर 10 घंटे वगैरह, तो ये आवर्स में, ठीक है। तो इतना ना हम जानबूझ के एक डिले रखते हैं ताकि ये सब चीज़ें, अभी 3 घंटे के बाद हम ये चीज़ कंफर्म बोल सकते हैं कि भाई हाँ सब कुछ तेरा सही है, और फिर उसके बाद हम उसका जो ऑर्डर है उसको हम ये बोल सकते हैं कि आप तेरी शिपिंग हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यही एग्जैक्टली हम करना चाहते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इतना बड़ा ये डायग्राम बनाया। तो अभी मैं वापस से आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमने यहाँ पे बैचेस बनाए, बैचेस क्रिएशन में क्या हो रहा है कि बैचेस बन रहे, अगर 1 लाख ऑर्डर से तो 10-10 हज़ार के हम 10 बैचेस बना रहे, हर एक बैच इंडिविजुअली प्रोसेस होगा। मतलब ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो ये जो चीज़ है, ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये क्या करेगी, एक बैच को लेगी, मान के चलो B1 को लिया जिसके अंदर 10,000 ऑर्डर्स है, तो उन सारे ऑर्डर्स को ये इन स्टेप से लेके जाएगी, ठीक है। तो ये बैच ऑर्डर प्रोसेसिंग में हो रहा है। ये होने के बाद क्या होगा, वो बैच का जैसे प्रोसेसिंग होगा वैसे ही वो बैच अपनी मूव हो जाएगी एक्सचेंज में विथ सम डिले, ठीक है। तो ये डिले जैसे मैंने आपको कहा कि 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे ऐसा होता है, पर अभी अगर मैं 3 घंटे रुकूँ तो अपनी वीडियो 4 घंटे लंबी हो जाएगी और आपको 3 घंटे रुकना पड़ेगा आउटपुट देखने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 सेकेंड रखा है, ठीक है। तो आप इसको बाद में 3 घंटे कर दो, ज़रूरी नहीं 3 घंटे, आप यहाँ पे कितना भी टाइम रख सकते हो, ठीक है। और 3 घंटे के बाद क्या होगा, हर 3 घंटे के बाद या फिर अपने हिसाब से 10 सेकेंड्स के बाद ये वो जो बैच होगी वो चली जाएगी क्यू के अंदर। तो पहले एक बैच चली जाएगी क्यू के अंदर, 10 सेकेंड रुकेगी, 10 सेकेंड के बाद दूसरी बैच जाएगी, फिर 10 सेकेंड रुकेंगी, फिर तीसरी बैच जाएगी, फिर 10 सेकेंड रुकेंगी, और ऐसे ये चलते ही जाएगा, ठीक है। और जैसे क्यू में डेटा है वैसे ये जो सर्विस है क्यू में से डेटा उठाएगी, और वो जो बैच होगा उस बैच के अंदर जितने भी सारे ऑर्डर्स होंगे उन सारे ऑर्डर्स का जो स्टेटस होगा वो शिपिंग स्टार्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो यही बस चीज़ है जो हम करने वाले। मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका होगा, पर ये काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अगर आप एडवांस नोड.js करो तो इतने कॉम्प्लिकेशंस तो आपको हैंडल करने ही है, ठीक है। तो जब भी आप, और ये चीज़ आपको याद रखनी है, स्केलेबल सिस्टम जब आप बना रहे हो, जब आपके पास हेवी ट्रैफिक आएगा तब हम हर एक यूज़र को इंडिविजुअली या फिर हर एक ऑर्डर को हम इंडिविजुअली हैंडल नहीं कर सकते, ये काफ़ी टाइम लेगा। अभी आप एक चीज़ यहाँ पे मुझे बताना, अभी हमने जो 1 लाख ऑर्डर्स लिए, अगर मान के चलो मैं इसको इंडिविजुअली प्रोसेस करता, यहाँ तक तो हो जाता, पर अपनी क्यू की लेंथ कितनी होती, 1 लाख हो जाती, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक ऑर्डर आती, यहाँ पे दूसरी आती, तीसरी आती, ऐसे करते करते ये टोटल कितने हो जाते, अपनी क्यू की जो लेंथ है वो 1 लाख हो जाती, समझ रहे हो। अब जब मैंने इसको बैचेस में किया, अब बैचेस में फ़ायदा क्या हुआ, अब मेरे क्यू की लेंथ क्या होगी, क्यू की लेंथ यानी क्यू के अंदर कितने बॉक्सेस है वो फिल हो जाएगी, आप ऐसा समझ जाओ। कितनी होगी, तो वो तो हो जाएगी बस 10, तो कहाँ 1 लाख और कहाँ 10, राइट। तो यहाँ पर भी हमने ऑप्टिमाइजेशन कर दिया। तो और भी काफ़ी सारे ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं, पर ये आपको मैंने इस एग्जांपल में ये वाला बता दिया, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं जो हम अभी करेंगे। इसका मैंने कोड लिख के रखा है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या है, किस तरह से इसका कोड लिखना है, क्या करना है, ये बैचेस किस तरह से क्रिएट करिए हमने, ऑर्डर किस तरह से प्रोसेस करेंगे। एक्चुअल में इन सब का मैंने मॉक इम्प्लीमेंटेशन दे के रखा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे जो बैचेस बनाएंगे तो हमने डमी बैचेस बनाए, ऑर्डर प्रोसेस भी हम बस डमी प्रोसेस कर रहे हैं, पर ये कोड आपको एग्जैक्टली सेम मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, हम एक बार कोड देखते हैं कैसा होता है इसका। ओके, तो आप अभी देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी थी इसके बारे में कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है, उसका मैंने यहाँ पे कोड ओपन किया। तो ये अपनी प्रोड्यूसर की फाइल है, और इसमें आप देख सकते हो मैंने काफ़ी सारे फंक्शंस बनाए, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने 5 फंक्शंस बनाए यहाँ पे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वही चीज़ है जो हमने डायग्राम में समझी थी, जो हमने आर्किटेक्चर पे समझी थी, वो एग्जैक्टली चीज़ मैंने यहाँ पे कोड किया।
तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं आपको सबसे पहले ये प्रोसेस समझाता हूँ ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखो हमने क्या किया है, प्रोसेस बैच ऑर्डर्स, इसको हमने कॉल किया है। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन करके दोनों चीज़ें यहाँ पे खोली है ताकि आप अच्छे से समझ जाओ कि ये चीज़ हम क्या कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो फंक्शन कॉल किया है वो है प्रोसेस बैच ऑर्डर्स। अगर मैं अभी इस फंक्शन को आपको दिखाऊँ, ठीक है, सबसे पहली बात आपको ये एज इट इज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपकी ये फंक्शनैलिटी नहीं है, अगर आपको बैचेस वगैरह क्रिएट करने नहीं है और आपको डायरेक्टली डिलेड क्यूज़ के बारे में सीखना है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको टाइम स्टैम्प दे दूंगा, तो आप सीधा वहाँ पे स्किप करके देख सकते हो। तो उसमें मैंने जो डिलेड क्यूज़ का जो कोड है एग्जैक्टली वो समझा है। पर अगर आप पूरी प्रोसेस समझना चाहते हो तो आप यहीं से कंटिन्यू करना, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पूरी प्रोसेस समझना। मैंने यहाँ पे इतना प्रॉपर तरीके से कोड नहीं किया है, डमी वैल्यूज़ ली है, बट एटलीस्ट आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी उससे, ठीक है। आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि ये बैच प्रोसेसिंग वगैरह किस तरह से काम करते होगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम ये फंक्शन क्या कर रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को डिफाइन किया है। तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, ये एक बैच आईडी बना रहा है, ठीक है। अब ये जो बैच आईडी है ना, ये भी एक फंक्शन है। वो फंक्शन क्या करता है, बस रिटर्न बैच हाइफन और डेट डॉट नाउ, ठीक है। तो बस ये ऐसी वैल्यू को रिटर्न करता है। तो हर एक बैच को हमने क्या किया, जैसे B1 B2 B3 है ना, तो हमने हर एक बैच को एक आईडी दे दिया है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आपको हर एक बैच के अंदर हमारे पास कितने ऑर्डर्स है, तो 10,000 ऑर्डर्स है, ठीक है। पर यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो मैंने वही चीज़ की है यहाँ पे, कलेक्ट ऑर्डर्स फॉर बैच, मतलब ये बैच एक एक बैच लेगा। अब देखो ये बैच क्या कर रहा है, मतलब ये जो फंक्शन ये क्या कर रहा है, ये बस रिटर्न एरे ऑफ एन ऑर्डर्स कर रहा है, ठीक है। तो एरे और उसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्डर्स है, तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि ये एरे के अंदर आपके वो 10,000 ऑर्डर्स हो गए। तो ये आपको डायनामिकली कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, बट हम यहाँ पे बस अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बस 2 चीज़ें लेके रखी है। पर ये जो आपका फंक्शन है ना, ये आपका डायनामिकली 10,000 के जो सेट्स है वो बनाना चाहिए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं 10,000 ही होना चाहिए, वो तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितने रखना चाहते हो। पर इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये अपने बस एक बैच बनाएगा, राइट। ये एक बैच बनाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या किया, हमको बैच मिल गई, राइट। तो ये जो फंक्शन है इसे हमें बैच मिल गई और इस फंक्शन से हमने उसको आईडी दे दिया। इसके बाद मैं बस यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ, वो आप पढ़ लेना। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी यहाँ पे एसिंक्रोनसली प्रोसेस ऑर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या है, तो देखो मैंने आपको क्या कहा था कि ये बैच जब बनेगी इस स्टेज में बैच बनेगी और ये बैच क्या होगी, ऑर्डर प्रोसेसिंग पे चली जाएगी। और यहाँ से वो चीज़ें हो रही थी ये वाली, ठीक है। तो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग है, तो ये क्या कर रही है, यूज़र वेरीफाई कर रही है, ठीक है, इन्वेंट्री अपडेट कर रही है, ऊपर से पेमेंट स्टेटस वगैरह कलेक्ट कर रही है और काफ़ी सारी इंटरनल चीज़ें कर रही होगी। तो ये डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कि आप क्या क्या चीज़ें उस प्रोसेस पे कराना चाहते हो। पर अभी फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स लिए। तो हमने उसको ऑर्डर्स दे दिया, तो इन ऑर्डर्स के करस्पॉन्डिंग ये सब कुछ देखेगी, क्या उनका पेमेंट क्लियर है, क्या उनकी इन्वेंट्री को अपडेट करना, ये सब। और ये भी चीज़ें एसिंक्रोनसली हो रही होगी, जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग करके हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डिले डाल के रखा है, मतलब हमने बस एक डिले को डिफाइन करके रखा है कि हर एक बैच का 10 सेकेंड का डिले होना चाहिए। जैसे मैंने आपको समझाया था कि हर सेकेंड मतलब हर कुछ डिले के बाद यहाँ से डेटा क्यू में जाएगा। तो वही चीज़ मैंने बस यहाँ पे बस डिफाइन करके रखी है कि हमारा डिले जो है वो 10,000 का होगा, 10,000 मिली सेकेंड्स है ना, 10 सेकेंड्स, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे तीसरा जो अपना लास्ट फंक्शन है वो मैंने कॉल किया, जो कि है सेंड टू डिलेड क्यू, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये बैच आईडी, ऑर्डर्स और डिले, ये 3 चीज़ें लेता है, ठीक है। अब मैं आपको ये फंक्शन दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक्चुअल में डिलेड क्यूज़ की कंसेप्ट है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, बैच आईडी ली है, ऑर्डर लिया है, यानी कि कितने मतलब वो सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, और यहाँ पे हमने डिले लिया है कि कितना डिले हमें रखना है उन पर्टिकुलर बैच के लिए। आपका ऐसा भी हो सकता है कि शायद से एक बैच में अगर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स है तो उसका डिले थोड़ा ज़्यादा आप रख सकते हो, अगर किसी में कम है तो उसका आप डिले थोड़ा कम कर सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो डिले पूरा कस्टमाइजेबल है, आप आपके हिसाब से जितना मर्जी उतना डिले रख सकते हो। यहाँ पे मैंने कनेक्शन किया है, ठीक है, AMQP के साथ। फिर हमने यहाँ पे चैनल क्रिएट किया, ये तो आप सब जानते हो, ठीक है। अगर आपने प्लेलिस्ट फॉलो करते हुए आप आए हो तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्रिएट चैनल क्या करता है, कनेक्शन क्या करता है। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने बस एक एक्सचेंज डिफाइन किया है, ठीक है। हमने बोला है कि ये हमारा एक्सचेंज का नाम होगा और यहाँ से हमने एक्चुअल में एक्सचेंज बनाया है। तो अभी यहाँ पे देखो एक्सचेंज बनाने का थोड़ा सा अलग टेक्निक है। सबसे पहले तो वो सेम है कि आपको एक्सचेंज का नाम देना है, तो मैंने बोल दिया कि ये डिलेड एक्सचेंज आ जाएगा।
इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना होता है कि एक्स डिलेड मैसेज, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़, ये एक ऑब्जेक्ट लेता है जो कि हम ऑप्शंस बोल सकते हैं इसे, और इसमें अपने को आर्ग्यूमेंट पास करनी होती है। अब आर्ग्यूमेंट में हमें क्या बोलना होता है कि ये जो एक्स डिलेड टाइप है ये डायरेक्ट होगा, यानी ये डायरेक्ट टाइप का एक्सचेंज होगा। बस ये इतनी सिंपल चीज़ है। इसके बाद वही सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे क्यू बनाया, उसके बाद में हमने असर्ट क्यू किया, मतलब इससे एक्चुअल में क्यू बना। यहाँ पे तो बस हमने नाम डिफाइन किया था उसका, फिर वो बाइंडिंग किया हमने, ठीक है। तो बाइंडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक्सचेंज को पता होना चाहिए कि कौन से क्यू में डेटा डालना है, इसलिए एक्सचेंज को क्यू के साथ हम बाइंड करते हैं विथ हेल्प ऑफ राउटिंग की। और अगर राउटिंग की हमें नहीं देनी होती है तो हम बस ऐसे एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते। तो मैंने बोल दिया कि बाइंड हो जाए ये क्यू इस एक्सचेंज के साथ, और राउटिंग की हमें नल देनी है, मतलब कुछ नहीं देनी, एम्प्टी स्ट्रिंग देनी है। नल भी नहीं, सॉरी, एम्प्टी स्ट्रिंग देनी है, यानी कुछ नहीं। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक मैसेज प्रिपेयर किया, ठीक है। अब एक मैसेज, मैंने आपको क्या कहा था कि पहले भी वीडियोस मैंने आपको कहा था कि ये जो पब्लिश हम जो मैसेज करते हैं ये अपने को स्ट्रिंग फॉर्मेट में करना होता है, और ये बफर के फॉर्मेट में जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई किया, ठीक है। तो ये स्ट्रिंगिफाई मेथड क्या करेगी, अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको वो पूरा स्ट्रिंग बनाएगी। तो मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रखा है, बैच आईडी रखी है, ताकि मैं एग्जामिन कर पाऊँ कि कौन से बैच आईडी में प्रोसेस कर रहा हूँ करंटली, और उस बैच आईडी के अंदर और उस बैच के अंदर मोस्टली कितने सारे ऑर्डर्स हैं, तो वो सारे ऑर्डर्स का डेटा इसमें। तो हमने इन दोनों को स्ट्रिंगिफाई करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और इसके बाद हमने वही सेम कोड चैनल डॉट पब्लिश, हमने कहा कि इस एक्सचेंज पे हमें पब्लिश करना है, राउटिंग की हमें एम्प्टी रखनी है, ये हमारा मैसेज है, यानी ही यही जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है। और एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे हमें देनी होती है, हेडर्स, ठीक है। हेडर्स में हम बोल रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर मैसेज है इसका जो ये डिले है, एक्स डिले, ये इतना डिले होगा, इतना मतलब कितना, ये जो हम यहाँ से एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से 10,000 पास किया था मिली सेकेंड्स, मतलब भी 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड का हमें डिले रखना है। और इसके बाद बस हमने कंसोल किया है कि मैसेज चला गया, और बस हमने यहाँ से कनेक्शन क्लोज कर दिए। तो अपना जो प्रोड्यूसर है उसका बस इतना ही सिंपल सा कोड है, ठीक है। आपके केस में ये कोड रहेगा, ठीक, मतलब आप किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपको बैच प्रोसेसिंग वगैरह नहीं चाहिए, ऑर्डर प्रोसेसिंग नहीं चाहिए, तो उस केस में आपका इतना ही कोड रहेगा। ये तो बस मैंने जो एग्जाम्पल में अपने था उसी को बस मैंने इंप्लीमेंट किया, ठीक है। अभी हम जल्दी से जाके प्रोड्यूसर का हमने देख लिया, अभी कंज्यूमर का कोड देखते हैं कि कंज्यूमर का कोड कैसा है। कंज्यूमर का काफ़ी सिंपल है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा नहीं है उसमें, काफ़ी सिंपल है। सिंपल, या फिर आप बोलो कि जैसा अपना पहला कंज्यूमर हम लिखते थे उसी तरह ये भी लिखने वाले। हमने वही चीज़ की, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना कि प्रोसेस ऑर्डर अपडेट्स का एक हमने फंक्शन बनाया, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे कनेक्शन बना, यहाँ पे हमने चैनल क्रिएट किया, फिर हमने यहाँ पे क्यू का नाम दे दिया। अब यहाँ पे जो क्यू का नाम है और अपने जो प्रोड्यूसर में जो क्यू का नाम है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्यू का नाम, और अपने जो कंज्यूमर में ये वाला, तो ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी जाके वो, क्योंकि देखो क्यू तो एक ही है ना, ठीक है। तो ये भी इसी क्यू में डाल रहे हैं और ये भी इसी क्यू में डालेगा, और ये एक जो प्रोड्यूसर है वो क्यू में डालेगा, और ये कंज्यूमर उसी क्यू में से डेटा कंज्यूम कर रहा है। तो क्यू का नाम सेम होना चाहिए। फिर हमने यहाँ पे असर्ट क्यू करके एक्चुअल में क्यू बनाया, ठीक है। क्यू को लिंक, ये हमने क्यू बनाया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, चैनल डॉट कंज्यूम, क्योंकि अब ये कंज्यूम करेगा, ठीक है, ये पब्लिश नहीं करेगा, प्रोड्यूसर पब्लिश करेगा, चैनल कंज्यूम करेगा, जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम करेगा। तो ये कंज्यूम कर रहा है, इसको हमने बोल दिया कि ये हमारा क्यू है, ठीक है, इस क्यू में से तुझे कंज्यूम करना है। यहाँ पे हमने एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, अपने को वो सारे मैसेजेस देगा, या फिर हम बोल सकते हैं बैच देगा। तो मैं यहाँ पे ना बैच लिखना प्रेफर करूँगा, कि बैच, और जहाँ जहाँ मैसेज है वहाँ मैं बैच लिखूँगा, कि अगर बैच नल नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर हमने यहाँ से बैच आईडी एक्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे भी कहूँगा कि कहाँ से करना है, तो बैच के अंदर ना कंटेंट होगा एक, ठीक है। इस कंटेंट के अंदर अपना वो सारा डेटा होगा जो इस क्यू के अंदर होगा। हमने कहा कि जो कंटेंट है उसको टू स्ट्रिंग कर दो, मतलब स्ट्रिंग कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हमने उसको पार्स किया है। इसके बाद हमें वहाँ से बैच आईडी मिल गई, तो हमने बस इसको एक्सट्रैक्ट किया, और यहाँ से हम, जैसे हमने बैच आईडी एक्सट्रैक्ट किया है वैसे हमने ऑर्डर्स भी सेंड किया था, तो मैं यहाँ से ऑर्डर्स को भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, और फिर आप ये सारे ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सकते हो लाइन बाय लाइन। बस मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया कि अपडेट ऑर्डर स्टेटस, और मैंने इसको बैच आईडी दे दी, कि मैं कह रहा हूँ कि ये बैच आईडी, ये बैच के अंदर जितने भी सारे ऑर्डर्स हैं उन सारे के स्टेटस को अपडेट कर देना। क्या अपडेट करना, तो यहाँ पे देखो मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि 1 सेकेंड लेता है, एक मॉक टाइप सा बनाया।
तो एक सेकेंड लेगा और एक सेकेंड के बाद वो ऑर्डर का जो स्टेटस है वो अपडेट कर देगा स्टार्टेड शिपिंग के इस पर, ठीक है। तो बस इतना ही है, इतना सा कोड, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल तरीके से आपने कोड किया है इसका, ठीक है। अब आपके यूज़ केस के हिसाब से ये कोड चेंज होते रहेगा, पर ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इस कोड की जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप अच्छे से इसके ऊपर कमांड लाओगे कि किस तरह से ये सब चीज़ें काम कर रही है। और डीलेड क्यूज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर माइक्रो सर्विसेज में आप काम कर रहे हो तो, क्योंकि बैच प्रोसेसिंग वगैरह जैसे टेक्निक्स में इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको रन कैसे करना है। अब रन कैसे करना है ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम जो करते आए थे कि हमने बस एक डॉकर इमेज रन कर दिया और यहाँ पे आके हमने फाइल्स को रन कर दिया, सिंपल अपना आउटपुट आ जाता था। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक्चुअल में अपने को क्या करना होता है, ये जो डीलेड क्यू, ये जो सिस्टम है, ये ना एक्चुअल में एक प्लगइन है, ठीक है। ये इनबिल्ट नहीं आता है, जो अपनी जो इमेज है उसके अंदर ये पहले से ही नहीं होता है, ये प्लगइन है, इसको हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको क्रोम खोलना है आपका, यहाँ पे आप सर्च करना रैबिट एम क्यू डिलेड मैसेज प्लगइन, ठीक है। ये ऐसा सर्च करना है आपको। आप सर्च मत करो, मैं सीधा आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको इस गिटहब के लिंक पे आना है। यहाँ से आपको जाना है रिलीज में। ये रिलीजेस में आप जब जाओगे तो यहाँ से आपको, अभी करंट मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 3.1 3.0 ये वर्जन चल रहा है। आप जब इसको देख रहे होगे तब ये शायद से अलग होगा या फिर सेम भी हो सकता है। आपको बस ये पहली चीज़ डाउनलोड करनी है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करो, ये डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोड करने के बाद आपको इसको आपके जो आपका फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर है उसमें ला के बस आपको इसको रखना है। कहीं पर भी रख सकते हो आप, यहाँ पे रूट पे रखो या किसी फोल्डर के अंदर रखो, वो मैटर नहीं करेगा, बस आपके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर होना चाहिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखो ये फाइल बनानी है सबसे पहले, डॉकर फाइल। डॉकर फाइल के अंदर आपको ये कोड लिखना है। अगर आपको डॉकर आता है तो आपको पता है ये मैंने कोड क्या लिखा है। अगर आपको डॉकर नहीं आता है तो मैं आपको सबसे पहले कहूँगा कि आप डॉकर एक बार पढ़ लेना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पर मैं ऊपर ऊपर सबको बता देता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। तो हमने कहा कि फ्रॉम ये इमेज, मतलब ये इमेज में से हमें काम करना है। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट किया है, ठीक है। ये देखो ये कॉपी किया है मैंने यहाँ से उस फाइल को। इसके बाद मैंने रन रैबिट एम क्यू प्लगइन्स, तो ये जो हमने अभी इसके अंदर जो हमने रखा था ये, ठीक है, तो हमने उसको रन किया है और हमने कहा एनेबल, ये जो प्लगइन जो हमने डाउनलोड किया था उसको हमने एनेबल कर दिया। तो मैंने आपको जैसे कहा ना एक्टिवेट करना होता है उसे, तो ये लाइन से वो प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर आपको समझा है, हल्का हल्का समझा है तो अच्छी बात है, नहीं समझा है तो भी अच्छी बात है। आप इस कोड को एज इट इज़ आपके फाइल में डाल देना, और बस डालना मत, आप सबसे पहले डॉकर भी सीखना, ठीक है। अगर आपको डॉकर पे कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, हम डॉकर पे वीडियो बनाएंगे, एक अच्छा सा प्रॉपर वीडियो बनाएंगे इस पर वैसे भी डॉकर के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी है, अच्छे अच्छे लोगों ने इसके ऊपर अच्छे तरीके से कवर किया। तो आई गेस आप मेरी वीडियो अपलोड होने से पहले उनकी वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार पहले डॉकर सही से समझना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो समझने के बाद मैं गारंटी दे दूँ आपको ये कोड 100% समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा होगा ही नहीं कि आपने डॉकर पढ़ा और आपको ये कोड समझ नहीं आया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी एक है, जब आप डॉकर पढ़ोगे तो आपको ये भी पढ़ाया जाएगा। तो इसमें ये काफ़ी ईजी है। देखो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि हमें रैबिट एम क्यू की इमेज यूज़ करनी है, ठीक है। और ये पोर्ट्स जो एक्सपोर्ट करते हैं ना हम, जैसे कि पोर्ट मैपिंग करते हैं, तो यही चीज़ हमने कहा है कि देखो अपने अभी ये जो पोर्ट्स है, दो पोर्ट्स हो गए, तो एक 5672, तुम्हारा जो 5672 है वो हमारे मशीन के भी 5672 पे रन करने दो, और तुम्हारा जो 15672 है वो हमारे मशीन के भी 15672 पे रन होने दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो बस इतना ही हमने कहा। ये सर्विसेज के अंदर अब जैसे अभी यहाँ पे रैबिट एम क्यू है तो मैं मोंगोडीबी भी यहाँ पे डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे नोड जेएस डाल सकता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें जो भी इमेज जैसे हम यहाँ पे रख सकते हैं जो भी अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड लगेगी, ठीक है। अब ये दो चीज़ें होने के बाद बस अभी आपको क्या करना है, अभी मैं आपको एक कमांड दिखाता हूँ। आपको ये कमांड लिखना है यहाँ पे, डॉकर हाइफन कंपोज अप, और ये हाइफन हाइफन बिल्ड, ठीक है। आपको बस इस कमांड को बस सीधा रन करना है, ठीक है। और इसको रन करने से पहले एक चीज़ अपने को डॉकर पहले यहाँ पे शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, हमने डॉकर ऑन किया है। अभी हम अगर इसको रन करें
तो देखो ये रन हो जाएगा, आपको बस 5-10 सेकेंड रुकना है और ये रन हो जाएगा। ठीक है, ये शायद से रन हो गया है अभी। आप चेक भी कैसे कर सकते हो, आप बस क्रोम पे आ जाना और यहाँ पे आप लोकल होस्ट ये डाल देना और आपका ये यूआई ओपन होना चाहिए। ठीक है, ये अगर यूआई आपका ओपन होता है इसका मतलब आपका सही से रन हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद कुछ नहीं, ये मैंने एक टर्मिनल में रन करके रखा है। अभी मैं इस स्प्लिट स्क्रीन वाले टर्मिनल में आता हूँ। ठीक है, अभी देखो मैं राइट जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के टर्मिनल में प्रोड्यूसर रन करूँगा और राइट साइड में कंज्यूमर रन करूँगा। तो सबसे पहले मैं कंज्यूमर को रन करता हूँ। यहाँ पे हम कहते हैं नोड कंज्यूमर डॉट जेस। ठीक है, ये मैंने चालू कर दिया। अभी मैं यहाँ से क्या करता हूँ ना, प्रोड्यूसर को रन करके, ये जो अपना प्रोड्यूसर है मैं इसको रन कर दूंगा और अभी देखना अब क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, थोड़ा एक ड्राई रन करके देखते हैं कोड को। देखो सबसे पहले ये इस फंक्शन के अंदर जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, बैच आईडी असाइन हो रही है, ऑर्डर्स असाइन हो रहे हैं। फिर ये लॉग प्रिंट होगा कि प्रोसेसिंग बैच। तो मैं काम करता हूँ ना इसको पे, एक थोड़ा सा पैटर्न टाइप सा बनाता हूँ। ठीक है, तब आप समझ जाओ सही से। और ठीक है, तो बस कुछ एक पैटर्न टाइप सा बनाया मैंने। तो देखो ये इसको प्रिंट करेगा। ठीक है, देन फिर ये फंक्शन कॉल होगा कि सेंड टू डिलीट क्यू। ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमारा चैनल क्रिएट कर रहा है, कनेक्शन बना रहा है, एक्सचेंज बना रहा है, बाइंड कर रहा है, क्यू क्यू बना रहा है। और फिर उसके बाद मैसेज को पब्लिश करने के बाद ये कुछ चीज़ें प्रिंट करेगा ये। मैं यहाँ पर भी वापस से सेम पैटर्न एक बनाता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, फिर देखो अभी ये चीज़ें रन हो गई। अभी यहाँ तक पे तो कुछ आया नहीं। ठीक है, कंज्यूमर पे कुछ आया नहीं, तो 10 सेकंड के बाद यहाँ पे आ जाएगा। हम वेट करते हैं 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के बाद ये देखो यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे एरर भी आया। ठीक है, बट एरर को हम सॉल्व कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर देखो एटलीस्ट हमारे पास वो आया। ठीक है, तो वो जो मैसेज था अपने को आया। अभी ये एरर क्या आया, ये मैसेज मैंने जो रीनेम किया था, मैसेज को मैंने बैच पे रीनेम किया था, वो मैंने वहाँ पे एक जगह पे रीनेम करना भूल गया था यहाँ पे। तो यहाँ पर भी मुझे बैच करना है, तो ये एरर चला जाएगा। ठीक है, मैं इसको वापस से भी रन करता हूँ। ठीक है, और ये देखो ये अपना आ गया था टास्क यहाँ पे कि प्रोसेसिंग ऑर्डर अपडेट टास्क फॉर बैच, ये और यही बैच सेंड हुआ था। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो लास्ट में देखो 5296 है और यहाँ पर भी देखो प्रोसेसिंग बैच 5296 और यहाँ पर भी 5296 है। तो ये बैच को हमने प्रोसेस किया, ये देखो ये ऑर्डर प्रोसेस्ड हो गया। फिर उसके बाद हमने बैच को सेंड किया, इसके बाद 10 सेकंड के बाद वो यहाँ पे आ गया। और यहाँ से फिर हम उस बैच के अंदर जितने भी सारे ऑर्डर्स थे उन सारे ऑर्डर्स का यूज़र के यूआई में हम स्टेटस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कोई करंट स्टेटस होगा उस स्टेटस से हम स्टार्टेड शिपिंग वाले स्टेटस पे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बस एक सिंपल था। 10 सेकंड का हमने डिले रखा। अगर मैं यहाँ पे 5 सेकंड का डिले रखूँ सपोज, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 10 के बजाय मैं अगर 5000 करूँ, अब देखना अब थोड़ा जल्दी से आएगा ये मैसेज। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और ये आना चाहिए, आ गया। ठीक है, तो देखो ये 5 सेकंड के बाद मैसेज आया। वैसे आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं 5 सेकंड 10 सेकंड ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक का टाइम दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी अगर आपका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक ले रहा है, ठीक है, ट्रैफिक ज़्यादा है आपके सिस्टम पे, तो ऑब्वियसली उसको प्रोसेस करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो आपको वो एक अंदाज़े से टाइम रखना होता है। ठीक है, तो बस यही वो चीज़ है जो हम डिलेड क्यूज़ में पढ़ रहे थे। ये वीडियो देखने के बाद आपको डिलेड क्यूज़ पूरा समझ में आना चाहिए। मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं, कन्फ्यूजिंग है ये थोड़ा। अब ये कन्फ्यूजिंग हुआ क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बैच क्रिएटिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग वगैरह जैसी चीज़ें लाई, क्योंकि हमें कंप्लीट एग्जाम्पल बनाना था रियल वर्ल्ड, तो उस वजह से ये चीज़ है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। पर बस जो डिलेड क्यूज़ है वो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कोड भी देखोगे तो उसका कोड भी कितना सा है देखो।
ठीक है। तो ये बस इतना सा इसका कोड है, ये जो मैं पार्ट हाईलाइट कर रहा हूँ बस इतना सा ही इसका कोड है। तो और कुछ नहीं है, देखो हमने ये सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी है, बस हमने यहाँ पे नई चीज़ ऐड क्या की है, यहाँ पे हमने एक्स डिलीटेड मैसेज ऐड किया है और यहाँ पे हमने उसका टाइप दे के रखा है कि वो डायरेक्ट टाइप का है, और यहाँ पे हेडर्स में हमने बस डिले ऐड कर दिया, बस इतना ही तो चेंज किया हमने, और तो कुछ चेंज किया ही नहीं है। और कंज्यूमर के साइड में हमने एक लाइन तक का भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुए, एज इट इज जैसे हमने पहले कंज्यूमर्स बनाए थे डायरेक्ट में जैसे जैसे भी बनाए थे हमने सेम एग्जैक्टली उसी तरह से यहाँ पर कंज्यूमर बनाया, कंज्यूमर में कुछ चेंज नहीं है। बस ये फंक्शन है जो कि 1 सेकंड के बाद वो स्टेटस अपडेट कर देता है, ठीक है, बस उसका एक मॉक इम्प्लीमेंटेशन है। और जो एक्चुअल में जो कंज्यूमर का जो कोड है उसमें एक लाइन एक सिंगल वर्ड का तक का चेंज नहीं है, सिर्फ आपको क्यू का नाम चेंज करना है, बाकी आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ रखनी है, ठीक है। सिर्फ चेंज कहाँ पे, तो ये प्रोड्यूसर के जो फंक्शन जो क्यू में डेटा अपडेट कर रहा है उसमें चेंज था, बस वो भी 2 चेंजेस ही थे। तो अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आया अच्छे से, मैं जानता हूँ ये एक टाइम पे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, या फिर आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा, अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या फिर क्या आपको इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। और मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, ठीक है। और एक बार आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप ये कभी भूलोगे भी नहीं वापस से, ठीक है। बस उसके लिए कंडीशन है, आपको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। 1-2 बार इंप्लीमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस एक बार इसको इंप्लीमेंट कर दो, हो जाएगा, ठीक है। आप हमेशा याद रखोगे उसको। और ट्राई करना कि आपके प्रोजेक्ट्स में सारी चीज़ें यूज़ करो। काफ़ी लोगों को मैंने नोटिस किया है कि वो बस ना वीडियोस देखते हैं और बस देखते रहते हैं, और ये चीज़ें रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट नहीं करता है, रियल प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट नहीं करता है। ऐसा मत करो, इनको रियल प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट करो, डॉकर फाइल्स बनाओ, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। और AWS जैसे क्लाउड प्रोवाइडर्स पे उसको डिप्लॉय भी करो, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, AWS भी आनी चाहिए आपको। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि AWS के कुछ डिप्लॉयमेंट पर भी एक वीडियो बनाऊँ तो वो बता देना, मैं आपको वो भी वीडियो बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से डॉकराइज्ड ऐप को हम AWS पे डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी हम करेंगे। तो अभी अब अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे। और मैंने 5-6 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, इसका एक ही रीज़न था, मेरे पीसी के जो लैपटॉप है उसके ग्राफिक्स कार्ड में इशू आया था, उसके कारण चल नहीं रहा था मेरा लैपटॉप। तो वो 3-4 दिन उसी में चले गए अच्छा करने में, फिर वो पूरा सब कुछ डिलीट भी हुआ था, तो वो बैकअप वगैरह वो सब चीज़ों में काफ़ी टाइम चला गया, पर अभी सब कुछ सही है। तो अभी से काफ़ी जल्दी जल्दी वीडियोज़ आएगी, अभी 4-5 दिन का थोड़ा डिले हुआ था, तो अभी दिन में 2-2 वीडियो आ सकती है, ठीक है। तो आप बस उतनी कंसिस्टेंसी से वीडियो देखना, और लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना जो ये माइक्रो सर्विसेज में आना चाहते। और सब्सक्राइब ज़रूर से करना, काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, ठीक है। तो नया चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी वीडियो, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, और ठीक है। तो चलो गुड बाय, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।